हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी क्लासरूम। आज हम कल की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो कल हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 के सेकंड सेमेस्टर के जनवरी 2022 के एग्ज़ाम के। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पॉइंट आउट द करेक्ट ऑप्शंस प्रोसीजर established by law अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स। निम्न में से सही विकल्प चुने। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में समाहित है। तो विधि द्वारा प्रक्रिया के लिए जैसे पहला ऑप्शन है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल एंड लॉ एस्टेब्लिशिंग द प्रोसीजर टू शुड बी फेयर फॉर ऑल। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, प्रक्रिया न्यायसंगत, सम्यक तथा युक्तियुक्त होनी चाहिए एवं विधि जो प्रक्रिया का निर्माण करती है स्वयं सम्यक होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको, अगर आप कॉमन सेंस से भी देखेंगे तो आपको डी लगेगा। तो इसका आंसर डी ही है। बट यहाँ इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द नेशनल एंथम केस। तो नेशनल एंथम केस आपसे का रिलेटेड है। तो इसका आंसर है आपका बिजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आंसर है इसका बी। अभी इन दोनों क्वेश्चंस को हम इनके जो फैक्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला तो आप आर्टिकल 21 के बारे में समझिए। आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 में बोला गया है कि आपका नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law means, मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अगर कोई भी पर्सन है उसका आपका जो लिबर्टी है वो सिर्फ तभी छीना जा सकता है जब भी कोई प्रोसीजर हो ऐसा जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया हो। तो इसका पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं कि देयर मस्ट बी ए लॉ, कि एक लॉ हो, एंड देयर मस्ट बी अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ प्रोवाइडेड दैट प्रोसीजर इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। मतलब कि आपके आपका एक लॉ हो, लॉ लॉ एक प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करता हो और जो प्रोसीजर हो इसके के लिए वो आपका जस्ट हो, फेयर हो और रीजनेबल हो। कोई आर्बिटरी या कोई आपका इनजस्ट प्रोसीजर ना हो। तो ये दोनों चीजें उसमें समाहित होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का एक सिद्धांत है। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो अपना यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। वहीं आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पर बोला गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इनमें ये दोनों चीजों में अंतर है कि वहां पर क्या है कि लॉ इज नॉट सुप्रीम, बट यहाँ पर आपका क्या है कि अगर लॉ है और लॉ का कोई प्रोसीजर है, अगर वो बोलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में पर्सन की पर्सनल लिबर्टी नहीं रहेगी, तो वो उसको माना जाएगा। अब इसी से रिलेटेड आपके कई जैसे केस लॉज भी हैं कि जैसे एक ही गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950। तो इसमें एक ये वाला केस है जिसमें एक गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको डिटेन कर दिया गया था। उस टाइम एक डिटेंशन से रिलेटेड कोई एक्ट था 1950 का, उसके अकॉर्डिंग उनको डिटेन किया गया था। देन ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि उनका जो आर्टिकल 21 में उन्हें राइट टू लिबर्टी और आर्टिकल 19 के थ्रू जो उनको राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है वो वायलेट हो रहा है। तो इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू रखा और दे टोल्ड कि अगर आपका कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका डिटेंशन है तो वो ठीक है, वो उसमें कोई गलत नहीं है। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिटेंशन को सही ठहराया था। वहीं दूसरा केस एक हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो 1978 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर व्यू दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा-सा इसको आप और समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये है कि एक लॉ है और उसके पीछे प्रोसीजर है। मतलब कि एक तरीके से लेजिस्लेचर के थ्रू
कंट्रोल हो रही है किसी सिटीजन्स की किसी भी सब्जेक्ट की लिबर्टी को। बट अगर कहीं पर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से किसी लिबर्टी किसी की जाती है, तो वो इसका वायलेशन होगा। तो इसी तरीके से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से लिबर्टी का एक तरीके से आपका वायलेशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वाइडर व्यू रखा और इस चीज़ के लिए। और इसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था टू गो आउटसाइड द इंडिया। तो उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन को फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना था। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके विजय एमुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, ये नेशनल एंथम केस बोला जाता है। इस केस में ये हुआ था कि आपका कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आपका नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था क्योंकि वो किसी समुदाय से जिस समुदाय से रिलेट करते थे उसमें वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता था। तो इस चक्कर में जो प्रिंसिपल था उनके स्कूल का, उसने उनको रस्टिकेट कर दिया, उनको स्कूल से निकाल दिया था। तो फिर वो लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ये हाई कोर्ट में ये केस गया, तो वहाँ पर इसका एक यही व्यू रखा गया कि इसमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप को नेशनल एंथम गाना ज़रूरी है। ठीक है? तो इस वजह से उनको उस एक्शन को गलत बताया था। तो इस वजह से ये इस केस को आप ये नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो और केसेज़ इसमें मेंशन हैं, जैसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये केस आपका हेबियस कॉर्पस का एक केस काफ़ी एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। इस पे कई बार क्वेश्चन अभी भी आप पढ़ेंगे, आप अगले सेमेस्टर में आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का 1976 का केस है, ये इमरजेंसी से रिलेटेड केस है। और इस केस का आपको आई थिंक थोड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ना चाहिए, आई विल सजेस्ट। ओके, इसके अलावा दूसरा केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है, वो आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इस केस में लगभग ये हुआ था कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ड्राइवर्स थे, उनका काम एक था और उसके बाद भी उनकी सैलरी स्केल्स में डिफरेंस था। तो उसको लेकर ये केस था। तो यहाँ पर मैंने आपके चारों ही जो केस लॉ पूछे गए थे एक्सप्लेन किए हैं। और केस लॉ इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किए हैं क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में अभी जैसे इसमें नेशनल एंथम केस आया था तो आपको कोई और केस लॉ मिल जाए। और केस लॉ आप तभी बता पाएंगे जब आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होगा। बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी होता है केस लॉ के केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आपको पता होगा कि जो प्रेस है, जो आपका प्रेस को आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो उसको जो ये पावर मिलती है वो इसी आर्टिकल 19(1) ए, इसके थ्रू ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इसमें दिया गया है उसी के ज़रिए मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है? इसके बाद आया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ। सूचना का अधिकार अब है। स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, या बोथ फंडामेंटल है, स्टैट्यूटरी राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसका आंसर है आपका बोथ फंडामेंटल एंड स्टैट्यूटरी राइट। इसके लिए भी आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो मेनका गांधी का केस हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेंशन किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंदर में। और इस वजह से कि ये आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। वहीं अराउंड 2005 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया था। और इसको नेशनल ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा निकाला था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आपका एक स्टेचुरी राइट है कि आप अभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस की। तो ये इस एक्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्टिकल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स आर, संविधान के अनुच्छेद जो अस्पृश्यता तथा पदवियों को समाप्त करने का प्रावधान करते हैं वो हैं, तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 17 एंड 18। इसके अलावा जो इसमें आपका 16 17 है, 14 18 है, 17 21 है, इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, तो जिससे आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी इज ए, एनसीईआरटी क्या है? आर्टिकल 12 जो है आपका, उसमें एक्चुअली डिफाइन किया गया है कि आपका कि स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया है कि आपका स्टेट आखिर में किसको बोलेंगे, ठीक है? तो उसके में पूछा गया है कि आपका आर्टिकल 12 के अंदर में एनसीईआरटी क्या एक स्टेट है, नॉट ए स्टेट है, एन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या एन ऑटोनोमस बॉडी एंड है, देयरफॉर इट्स ए स्टेट। तो इसका आंसर है आपका नॉट ए स्टेट। तो इसके पीछे का फैक्ट मैं आपको भी यहाँ पर ही एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या है कि आर्टिकल 12 है, जो आपका आर्टिकल 12 है इज डिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया वो ये बोला गया कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से द गवर्नमेंट एंड द सॉरी, यहाँ पे ये गलत लग गया है, यहाँ पर आपका लेजिस्लेटिव होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए था। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑफ द स्टेट, मतलब जो प्रदेश की सरकारें और उनका जो विधानसभाएं हैं वो। इसके अलावा आपका ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारे आपके स्टेट आते हैं। तो ये कई फिर इनके पीछे केस लॉज हैं जहाँ पर क्योंकि आपके जैसे रिट जो आपका आर्टिकल 32 में रिट्स आती हैं वो आपकी मेनली पब्लिक ऑफिसेज के लिए ही इशू की जा सकती हैं। तो इस केस में कई जगह ऐसे केस लॉज आए हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टेट बोला गया और बाद में फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ये तो स्टेट है ही नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका जैसे एक एनसीईआरटी का जो ये है कि एनसीईआरटी इज नॉट ए स्टेट। तो इससे रिलेटेड आपका जो केस लॉ है वो है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1991। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो एनसीईआरटी है वो आपका एक स्टेट नहीं है, जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं फिट बैठता है। यहाँ पर आपको एक ये केस लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह कई बार ये केस को सिटी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इस केस में पहली बार कुछ रूल्स बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने टू टेस्ट द एंड डिटरमाइन वेदर ए बॉडी इज एन एजेंसी, एक स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आप ये दोनों केस लो इसमें ध्यान रखिए। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 12 में आपको स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट क्या है वो आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी के केस में ये बताया गया था कि एनसीईआरटी आपका स्टेट नहीं है। इसी तरीके से रमन्ना दयाराम सिटी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहली बार जो स्टेट के लिए कुछ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी इज एजेंसी और द टेस्ट, इसके प्रिंसिपल्स बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आर्टिकल 64A of the Constitution is related to extension of reservation in the promotion to SC, ST and OBC category, extension of reservation in the promotion to SC and ST category in public employment, ठीक है, inclusion of reservation in promotion to all categories, and चौथा है रीजनेबल रिजर्वेशन। हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि एससी एसटी एवं ओबीसी वर्ग को प्रोन्नति के एवं आरक्षण के विस्तार से संबंधित है, या बी है लोक नियोजन में एससी एवं एसटी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण के विस्तार से संबंधित है, सी है कि सभी वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण के अपवर्जन से संबंधित है, या डी है युक्ति युक्त आरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर एक्चुअली आपका बी है कि एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससी एंड एसटी कैटेगरी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिकल 16 में 4A है वो आपका लोक नियोजन में एससी एवं एसटी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, इसको देखिए मैंने आपको थोड़ा आपको क्लियरली याद रहे तो मैंने आर्टिकल 16 का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है
कि आर्टिकल 16 है आपका रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है आप, ये फिर नहीं कह सकते प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो इसमें जो 16(2) में बोला गया है कि नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रिलीजन रेस कास्ट sex, descendant, place of birth, residence, or any of them be ineligible for a discriminated against in respect of any employment or office under the state। तो इसमें जो ये ग्राउंड्स दिए गए हैं इनके इन ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई ग्राउंड है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regards to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that the state or union territory prior to such employment or appointment। ठीक है, तो इसमें भी ये आपका ये कंडीशन दी है कि पार्लियामेंट है सर कि पार्लियामेंट को कोई भी आपका आर्टिकल नहीं रोक सकता है कि टू मेकिंग लॉ जिसमें वो ये प्रिस्क्राइब कर दे कि भाई इस एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्टिकुलर लोकली बंदा चाहिए है या किसी इस जगह की रेसिडेंसी चाहिए है, तो ये आपका पार्लियामेंट कर सकती है। 64 फोर में बोला गया है आपका नथिंग इन द आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of the apartments or post in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। ठीक है, तो इसमें आपका रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है कि आपका जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है तो उन अगर उनको सही से एडिकेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इसी में आपका 4A में बोला गया है प्रमोशन से रिलेटेड कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ द प्रमोशन विद consequential seniority to any class or classes of the post in the service under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये जो 64A की इसी वजह से ये डेफिनेशन दी है, आप यहाँ पर 4B को भी पढ़ सकते हैं। इन आई विल सजेस्ट कि आप इस आर्टिकल 16 को एक बार ढंग से पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जैसे अभी ये 64A पूछा गया हो सकता है आपके एग्जाम में 64B आ जाए। ठीक है, तो इसमें छोटा सा अंतर रहता है, तो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल ए आर्टिकल 16। ठीक है, वुमेन ऑफ हाई कास्ट मैरिंग अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इज एंटाइटल्ड टू, एक उच्च जाति की महिला एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा या कैन नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन या बेनिफिट ले सकती है। तो इसका एक्चुअली केस लॉ है यहाँ पर और इसका आंसर बी है कि जो अगर आपका कोई महिला है या कोई भी पर्सन है वो हाई कास्ट में है और वो किसी लोअर शेड्यूल कास्ट से शादी उसकी हो जाती है तो उसकी जो कास्ट का जो जिस जगह उसकी शादी हो रही है तो उसको शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। देयर विल नो बेनिफिट प्रोवाइड टू द पर्सन इफ द पर्सन बिलोंग्स टू द हायर कास्ट। ठीक है, तो इसका एक केस लॉ है कि इसमें एक आपका के 2018 का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जस्ट बिकॉज स्पाउस बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर एक स्पाउस वर्ड यूज किया गया है ना, तो आप ये थोड़ा क्लियर रखिए। अब ये यहाँ पर अगर हस्बैंड भी हो जाए कि हस्बैंड ऑफ हाई कास्ट मैरिंग ए पर्सन ऑफ शेड्यूल क्लास इज एंटाइटल्ड टू, तो भी आपका बी होगा कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था कि एक टीचर थी एंड वो हाई कास्ट से बिलोंग करती थी एंड हर हस्बैंड बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड उनकी अराउंड 20 इयर्स की सर्विस हो गई थी। उसके बाद ये पता लगा तो देन जो डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट ने उनको टर्मिनेट कर दिया था। बट फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो माना
कि हाँ, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्मिनेशन था उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट में चेंज कर दिया था। ठीक है? तो इस न उसका और उसके कुछ रीज़न्स ये दिए गए थे कि भई जो लेडी थी उसने जानबूझ के ये नहीं छुपाया गया था, और वो 20 साल की सर्विस पहले भी पूरी कर चुकी थी, तो तब डिपार्टमेंट क्यों नहीं पता कर पाया। तो कई सारे इस तरीके के फैक्ट्स थे जिनके बेसिस पे देन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो टर्मिनेशन था उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट में चेंज किया था। बट यहाँ पर जो मेन इसका क्रक्स है वो यही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर मल्स मल्स्टाइंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत करता है। अब यहाँ पर भी ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखेंगे आर्टिकल 15 के अलग अलग जो सब आर्टिकल्स हैं, वो पूछ लिए गए हैं। तो इसीलिए आपको ये पढ़ना आर्टिकल 15 या 16 में भी जैसे आपने देखा होगा पहले एक क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 16 का 4A से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो उनके फर्दर मतलब ये नहीं एक हाई लेवल पे आप पढ़ने से आप इसको आंसर नहीं कर पाएँगे। अभी इसका आंसर है वैसे आर्टिकल का 53। ठीक है? 15(3) में बोला गया है कि आपका स्पेशल प्रोविज़न फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है? इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके पीछे के फैक्ट को। यहाँ पर आप आर्टिकल 14 का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स, संविधान का अनुच्छेद 14 प्रतिषेधित करता है डिस्क्रिमिनेशन को, क्लासिफिकेशन को, बोथ डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसका आंसर ए है, डिस्क्रिमिनेशन को फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 में दिया दिया हुआ है। तो इसी में ही है आपका जो आर्टिकल 14 पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में। इसमें बोला गया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों ये चीज़ें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 आपका बोलता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसके सारे ये प्रोविजंस दिए हुए हैं आपके कि आपका कौन-सा रहेगा, तो आप इसमें 15 आर्टिकल 15(3) देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है? तो 15(3) ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया था ये 15(3) का है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन का बोला गया है ये 15(2) में है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली। मेरे ख्याल से ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका आंसर वैसे यूनिवर्सिटी की में डिस्क्रिमिनेशन ही दिया हुआ है। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट अगर आप देखेंगे 15(2) में है, इसको एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बाकी आपका 15(3) का तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको आप ये आर्टिकल 14 और 15 को भी थोड़ा क्लियरली पढ़ लें। ये जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ को पाने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड these वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ऑफ एन एडवोकेट टू प्रैक्टिस इन ए कोर्ट, ये फंडामेंटल राइट है, ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेचुटरी राइट है, बोथ फंडामेंटल स्टेचुटरी राइट है, नाइदर फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो भाई आपका ये क्योंकि एडवोकेट एक्ट वगैरह भी हैं तो आपका ये 27B ये आपका एक स्टेचुटरी राइट में आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर है बी। फिर आपका आर्टिकल क्वेश्चन 28 है कि इक्वालिटी इज antithesis of arbitrariness. This was held in the case. समता स्वेच्छरिता की विरोधी है, ये प्रतिपादित करने वाला वाद है। तो इसका वाद है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये एक इन सारे ये केस एक हुआ था। तो
इस केस में एक्चुअली में आपका क्या हुआ था, जो ईपी रेप्पा एक आईएएस ऑफिसर थे, तो इनका और उस टाइम तमिलनाडु में कुछ सेक्रेटरी की पोजीशन खाली थी, बट इनको सेक्रेटरी ना बना के सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक का ही पद दिया गया, एक नया पद बना के। और बाद में एक इनसे लो सीनियर, कम सीनियर वाले बंदे को सेक्रेटरी बना दिया गया था। तो उस केस में ये यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, इन्होंने बोला कि भाई इनका जो राइट टू इक्वलिटी है वो वायलेट हुआ है, तो ये कोर्ट में गए थे। इसके अलावा जो बाकी के केस आप देख सकते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम देख चुके हैं। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भी आपने देख लिया है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको अभी आगे भी क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चन मिलेंगे, और हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डॉक्ट्राइन की जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन दी गई थी, वो इसी केस के थ्रू दी गई थी। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको आप ध्यान ध्यान रखिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू, तो इसका आंसर है आपका बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन, दोनों पे ही आपका एप्लीकेबल है। फिर है आपका द क्रीमी लेयर फार्मूला प्रोपाउंडेड इन फेमस मंडल कमीशन केस इज एप्लीकेबल टू। तो क्रीमी लेयर तो ये आप सुनते होंगे, न्यूज में भी काफी आता रहता है। तो ये आपका ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर। तो सिंपली आपका जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है, बाकी आपका कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं है। तो डीपीएसपी भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है। तो अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ, डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 4A में है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा नॉन इन्फोर्सेबल, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ वीवियर इज एप्लीकेबल टू। ठीक है, तो डॉक इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ वीवियर आखिर होता क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वीवियर का मीन्स होता है कि अपना किसी राइट को वीवियर करना, कि छोड़ देना। ठीक है, बट जो केस लॉस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के में जो केसेस आए हैं, उनके थ्रू ये निकल के आया कि डॉक्ट्राइन ऑफ वीवियर हैज नो एप्लीकेशन टू द provisions of law enshrined in particle in part 3 of the constitution। और पार्ट 3 में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर इज एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आंसर बी।